हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। कल हमारा 5वां चैप्टर शुरू हुआ था त्रियोपस्थम, जिसके अंदर आहार चल रहा था। कल हमने देखा था कि आहार की परिभाषा क्या होती है, आहार का महत्व क्या होता है, पथ्य आहार क्या होता है, आहार का वर्गीकरण क्या होता है, अपथ्य आहार क्या होता है, सातम्य क्या होता है, असातम्य क्या होता है, समशन, अध्यशन, विषमासन, इन तीनों की डेफिनेशन देख ली थी हमने कल। और हमने कल देख रहा था अष्ट आहार विधि विशेष आयतन क्या होते हैं, इनका डिटेल में हमने स्टडी भी की थी इनकी सबकी। आहार परिणाम कर भाव देखे थे हमने, और द्वादश प्रविचारणाएं देखी थी हमने कल, और आहार विधि विधान देखे थे। जो अब यहाँ तक हमारा कल हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे वृद्ध आहार से। वृद्ध आहार का मतलब होता है इनकम्पेटेबल फूड। क्या होता है वृद्ध आहार? वो होता है वृद्ध आहार। आहार विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? हमारी धातुओं के विरुद्ध है, हमारे जो धातु जो होती हैं, हमारे दोष जो होते हैं उनके विरुद्ध है। यानी कि ऐसा आहार जो हमारे दोषों को कुपित कर देता है, लेकिन इतना भी इतनी ज़्यादा मात्रा में कुपित नहीं करता कि वो दोष बाहर आ सके। तो उनको कुपित तो कर देता है लेकिन बाहर निकालता नहीं है। तो ऐसा आहार क्या कहलाता है? विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार इन द सेंस अहितकर आहार जो होता है वो होता है। ठीक है। और विरुद्ध आहार से क्या होता है? शरीर की धातुएं दूषित होती है, जिससे क्या होते हैं? शरीर के अंदर रोग होते हैं। अगर रोग की बात करें तो विरुद्ध आहार से रोग होते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे कि विरुद्ध आहार से कौन से रोग होते हैं, उसकी चिकित्सा क्या होती है, वो सभी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शरीर की धातुओं के विरुद्ध जिस आहार का प्रयोग करने से शरीर की धातुएं दूषित हो जाती हैं उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। क्लियर है? या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? यत, एक बार ये श्लोक देखते हैं। यत किंचित दोषानाम दोषम अश्राव्य न निहरति कायत है। यानी कि दोषों को क्या करता है? कुपित करता है, लेकिन न निहरति कायत है। यानी काय यानी शरीर से बाहर उन्हें नहीं निकालता है। आहार जातम तद, वह जो आहार होता है वो विरुद्ध आहार होता है। सर्वम अहतायो उपद्यते, यानी सभी के लिए ये आहार क्या होता है? अहितकारी होता है। ये जो कोटेशन है वो है चरक सूत्र 26 का 85 नंबर का कोटेशन है। ठीक है। यानी इसकी हिंदी ऊपर दी हुई है कि जो आहार दोषों को विशिष्ट रूप से कुपित कर देता है शरीर में जाके, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालता, उसे विरुद्ध आहार या फिर अहितकर आहार कहते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। उसके बाद विरुद्ध आहार कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है। विरुद्ध आहार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। यच्चा आपी देश काल अग्नि मात्रा सातम्य अनिलादि भी संस्कारो वीर्यतश्च कोष्ठ अवस्था कर्मेरपि परिहारोपचाराभ्यां पाकात संयोगतो अपि च विरुद्धं तच्च न हितं हृद संपद विदिश्च। यह जो है चरक सूत्र 26 का 86-87 नंबर का कोटेशन है। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि विरुद्ध आहार कौन से 18 प्रकार के हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं देश काल अग्नि मात्रा सात में अनिला आदि भी, यानी कि इनमें पढ़ते हैं। सबसे पहले देश विरुद्ध क्या होता है? देश विरुद्ध वो होता है जैसे हम जंगल देश में रह रहे हैं, तो जंगल देश में क्या बढ़ी हुई रहती है? वात बढ़ी हुई होती है। तो और हम क्या कर रहे हैं? वात को बढ़ाने वाला ही आहार विहार कर रहे हैं, यानी वात वर्धक आहार विहार का ही सेवन कर रहे हैं। अनुपदेश है, ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। कफ वर्धक आहार विहार इन द सेंस ठंडा भोजन, शीत भोजन खा रहे हैं, स्निग्ध भोजन खा रहे हैं, मधुर भोजन खा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा। तो ऐसा आहार विहार कर रहे हैं, तो वो सभी किसके विरुद्ध आते हैं? देश के विरुद्ध आते हैं। यानी जिस जगह तुम रह रहे हो, जिस देश में तुम रह रहे हो, उसके विरुद्ध भोजन कर रहे हो तुम, उसी के उसके दोष जो है उनको बढ़ाने वाले द्रव्यों का सेवन कर रहे हो, तो वो देश विरुद्ध में आता है। देखिए जैसे कि जंगल देश में रहने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, जंगल देश में रहने वाला व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? रुक्ष तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन कर रहा है, आदि द्रव्य का सेवन करता। तथा अनुपदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो शीत और स्निग्ध भोजन करता है, तो ये क्या है? देश विरुद्ध कहलाता है। नेक्स्ट आता है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध यानी ठंड का समय चल रहा है, इस समय हमें ठंडे और
रुक्ष द्रव्य जो होती है नहीं खाने चाहिए। इस टाइम में हमारे शरीर में वैसे ही रुक्षता है, तो इस टाइम में हमें शीतकाल है तो हमें कैसा उष्ण भोजन करना चाहिए, एक तो सबसे पहली बात। और कैसा भोजन करना चाहिए, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, मधुर भोजन करना है, क्योंकि इस समय शीतकाल में इस टाइम में क्या है, अग्नि बहुत ज़्यादा दीप्त है, तो रुक्ष भोजन वातवर्धक आहार विहार हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ग्रीष्म काल है, गर्मी आई है, गर्मी के अंदर तुम ठंडी चीज़ें नहीं खा रहे हो, तुम गरम गरम चीज़ें खा रहे हो, कटु रस का ज़्यादा सेवन कर रहे हो, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, काल विरुद्ध कहलाती है। जैसे कि शीतकाल में शीत और रुक्ष द्रव्यों का सेवन करना, वहीं ग्रीष्म काल जब आएगा उसके अंदर कटु और उष्ण आदि द्रव्यों का तुम सेवन कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, काल विरुद्ध में आएगा। उसके बाद आता है अग्नि विरुद्ध। देखते हैं अग्नि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, सम अग्नि, विषम अग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि। यानी किसी की अग्नि सम, मतलब कि किसी की अग्नि विषम अग्नि है और उसको तुम बहुत ज़्यादा खाना खिला रहे हो, तो वो किस में आएगा, अग्नि के विरुद्ध खाना खिला रहे हो। मंदाग्नि है किसी व्यक्ति की है और उसको तुम गुरु आहार कर रहे हो, गुरु आहार दे रहे हो, वैसे ही बेचारे की अग्नि मंद है और तुम उसे गुरु आहार विहार दे रहे हो खाने के लिए, तो वो पचा ही नहीं पाएगा। अग्नि तीक्ष्ण है और तुम लघु आहार दे रहे हो उसे, तो वो तो बहुत जल्दी पचा लेगा, फटाफट पचा देगा। तो तीक्ष्ण अग्नि के विरुद्ध आहार हो गया वो, तो क्या हुआ, अग्नि के विरुद्ध आहार हो गया, ठीक है। अब आता है मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध में आहार द्रव्यों की मात्रा और अमात्रा का पालन न करना, यानी कि मात्रा से ज़्यादा दे दिया या मात्रा से कम दे दिया, या फिर 2 द्रव्यों को मिलाते हुए जो थी मात्रा का जो संयोग होता है उसके लिए मात्रा विरुद्ध कहा गया है। जैसे मधु और घृत है, इनको सम मात्रा में देते हैं तो ये क्या होती है, मारक होती है, लेकिन इनकी असमान मात्रा क्या होती है, अमृत का कार्य करती है। फिर आता है सातम्य विरुद्ध। सातम्य विरुद्ध क्या होता है कि पुरुष की प्रकृति के अनुकूल आहार विहार का सेवन नहीं करना। किसी व्यक्ति को दही आदि जो है वो सातम्य है और तुम उसको सातम्य आहार विहार नहीं दे रहे हो, तो वह क्या कहलाएगा, सातम्य विरुद्ध कहलाएगा। जैसे कटु तीक्ष्ण आहार विहार करने वाला व्यक्ति है, उससे जो है मधुर तीक्ष्ण शीत आहार का सेवन तुम करवा रहे हो, उसे मिर्ची खाना पसंद है, उसे तीखा तीखा खाना पसंद है, उसे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, बाहर का खाना, और तुम कह रहे हो कि नहीं तू घर का खाना खा, मधुर खा, ठंडा खा, तो वो क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अनुकूल आहार नहीं है, उसके मन के अनुकूल आहार नहीं है, तो वो क्या है, सातम्य विरुद्ध होता है। फिर आता है दोष विरुद्ध, यानी कि वात आदि दोष है, वात दोष को बढ़ाने के लिए वातवर्धक आहार विहार तुम दे रहे हो, यानी कि दोषों के अनुकूल आहार दे रहे हो, दोष है इसके अनुकूल दे रहे हो, दोषों को बढ़ाने वाला आहार दे रहे हो, तो वो दोष के क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। सीधी सी बात, उससे दोष बढ़ेगा, दोष बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे। प्रकोपित वात आदि दोष के अनुकूल या उनको बढ़ाने वाला आहार द्रव्यों का सेवन करना क्या कहलाता है, दोष विरुद्ध कहलाता है। अब देखते हैं संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध क्या होता है कि जो आहार द्रव्य संस्कार क्रम से विष के समान हानिकारक हो जाते हैं वे संस्कार विरुद्ध होते हैं। संस्कार यानी कि किसी के साथ मिक्स कर देने से हैं उसके अंदर उस गुणों का आधान हो जाता है, तो वो क्या होता है, संस्कार से क्या होता है, विरुद्ध हो जाता है। जैसे अगर एरंडी की लकड़ी है, उसके ऊपर अगर मोर का मांस भुनते हैं, भुना हुआ अगर मोर का मांस होता है, तो वो क्या होता है, संस्कार विरुद्ध होता है। नेक्स्ट है वीर्य विरुद्ध। ये बहुत बार पढ़ चुके हो विरुद्धार्थ, तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो। वीर्य विरुद्ध के अंदर क्या होता है, शीत वीर्य वाले द्रव्य यानी कि दूध, उष्ण वीर्य वाले जो द्रव्य है जैसे कि मछली हो गई, उष्ण वीर्य वाले हैं, इन द्रव्यों को मिलाकर साथ में सेवन करना वीर्य विरुद्ध कहलाता है। कोष्ठ के विरुद्ध यानी कि किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसका क्रूर कोष्ठ है, उसको तुम क्रूर कोष्ठ है उसको तुम मृदु विरेचन वाली औषधियाँ दे रहे हो, मृदु विरेचन वाले द्रव्य दे रहे हो, ठीक है। और किसी का है मृदु कोष्ठ है, उसको दूध, बेचारे को दूध से ही विरेचन हो जाता है, दूध पीने से, और उसको तुम सूही शीर आदि दे रहे हो विरेचन करवाने के लिए, तो ये क्या हुआ, कोष्ठ के विरुद्ध हुआ। यानी कि व्यक्ति को अपने कोष्ठ के विपरीत आहार का सेवन करने से, जैसे क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है उसको मल का भेदन नहीं करने वाले आहार और औषध का सेवन करवाना, यानी उसको दूध का सेवन करवा रहे हो, तो वो क्या हो गया, इसके लिए क्रूर कोष्ठ के लिए कोष्ठ विरुद्ध हो गया। अवस्था विरुद्ध। अवस्था यानी कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के विपरीत आहार दे रहे हो तुम व्यक्ति को। कोई व्यक्ति अभी अभी जस्ट थक के आया है
और उस टाइम में उसको थक के आया है, तो ऑलरेडी उसके शरीर में वात बढ़ी हुई है, तो हमें कैसा उसको स्निग्ध और मधुर आहार देना पड़ेगा, क्योंकि वात का शमन करने के लिए। लेकिन तुम उसे कैसा दे रहे हो, वातवर्धक आहार ही दे रहे हैं, तो वो कैसा आएगा, अवस्था विरुद्ध आएगा। उसके बाद आता है क्रम विरुद्ध। क्रम एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम उठते हैं, स्नान करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, हम थोड़ा लाइट फील करते हैं, अग्निमंद है कि ऐसे लग रही है, मतलब भूख लग रही है हमें, तब जाके हम भोजन करते हैं। सब कुछ छोड़ो, सुबह सुबह उठते ही खाना खा लो, तो वो कैसे हो गया, क्रम विरुद्ध हो गया। यानी तुम्हें जो एक डेली रूटीन था उसको फॉलोअप नहीं किया, कोई क्रम नहीं है तुम्हारा, तो उसे बोलते हैं क्रम विरुद्ध। यानी कि भोजन के क्रम के विपरीत भोजन करना, यानी मलमूत्र त्याग के बाद ही भोजन करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, क्रम विरुद्ध में। शरीर के हल्का होने पर करना चाहिए, भोजन की इच्छा होने पर ही भोजन करना चाहिए, तो ये होता है क्रम विरुद्ध। उसके बाद आता है परिहार विरुद्ध। परिहार मतलब कि अपन जैसे कोई कुछ खाना खाया, ठीक है, इसके बाद कौन सा द्रव्य खाना चाहिए और किस समय में खाना चाहिए, तो ये होता है परिहार करना। परिहार काल सुना है, जैसे ये जो पंचक्रम वगैरह करवाते हैं, तो इसके बाद परिहार काल होता है एक, कि तुम्हें इस समय में यही खाना खाना है, उष्ण खाना खाना है भाई, दूध वगैरह ज़्यादा पीने हैं, गर्म पीनी है, ये पीना है, तो उसके विपरीत हम कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, परिहार विरुद्ध होता है। जैसे भोजन सेवन करते समय किन द्रव्यों के सेवन के बाद कौन सा द्रव्य पीना चाहिए, जैसे घृत आदि हैं, कोई मांस रस है, उसके हिसाब से बता रखा है कि कौन सा रस का कौन सा द्रव्य पीना चाहिए, उसके बाद अनुपान क्या होना चाहिए तुम्हारा। उसके विपरीत इसकी विधि एक विधि होती है, और इस विधि का पालन नहीं करना परिहार विरुद्ध कहलाता है। जैसे सुअर का मांस सेवन किया, उसके बाद में उष्ण द्रव्य पी लिया या उष्ण वीर्य वाले द्रव्य खा लिए तुमने, तो वो किस में आएगा, परिहार विरुद्ध आएगा। ठीक है। उपचार विरुद्ध में, अब इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है। इसमें तो बता रखा है कि घृत आदि जो द्रव्य तुम खाते हो, तो उसके बाद तुम्हें शीतल जल पीना है, ये है, और इसके बाद उष्ण जल पीना, ये बता रखा है। उष्ण यानी इसमें तो तुम्हें शीत का पान करना चाहिए था, और इसमें तुम्हें उष्ण का पान करना चाहिए था, लेकिन अपोजिट कर रहे हैं, तो ये उपचार विरुद्ध हो गया, ये परिहार विरुद्ध हो गया, ये डिफरेंस है। ठीक है। उपचार का मतलब होता है चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा की एक निहित विधि होती है, जिसका पालन नहीं करना उपचार कहलाता है, उपचार विरुद्ध कहलाता है, सॉरी। ठीक है। तो घृत आदि स्निग्ध द्रव्य थे, उनके सेवन के बाद में शीतल जल पी लिया, पीना चाहिए था उष्ण जल। शीतल जल किस में पीते हैं, एक भल्लातक आदि के सेवन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शीतल जल का पान करते हैं। ठीक है। लेकिन हमेशा किसी भी स्नेह का पान करते हैं तो क्या करवाते हैं, उष्ण जल करवाते हैं पान में। अब आता है पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध से मतलब है चावल आदि द्रव्य जो थे वो या तो अधिक पक गए, उनकी खिचड़ी बन गई, या फिर पक्के नहीं है, कच्चे रह गए, अल्प पाक हो गया, तो ये किसके विरुद्ध हो गया, पाक विरुद्ध। यानी कि पक्व नहीं हुए, पूरी तरह से पके नहीं है, ज़्यादा पक गए, तो आहार को दूषित लकड़ी पर पकाना पाक विरुद्ध कहलाता है। संयोग विरुद्ध में आता है कि अम्ल रस वाला द्रव्य को मधुर रस के साथ मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं, खा के उनको साथ में आपस में मिक्स करके प्रयोग कर रहे हैं, तो वो संयोग विरुद्ध कहलाता है। वहीं हृदय विरुद्ध, यानी कि आज मेरा मन नहीं है खाना खाने का, आज मेरा फास्ट फूड खाने का मन है, तो उसके विपरीत तुम्हें मम्मी बोल रही कि तुम्हें खाना ही खाना है भाई, हैं, तो वो क्या हो गया, हृदय विरुद्ध। यानी कि जो मन के अनुकूल नहीं है, अरुचिकर है, उसे क्या कहते हैं, हृदय विरुद्ध कहते हैं। संपद विरुद्ध, जैसे आम है, वो अभी पूरी तरह से पका नहीं है, कच्चा है, गर्मियों में आते हैं, लेकिन अब तुम सर्दियों में खाने लग जाओ तो वो क्या है, कैरी मतलब अम्ल रस है, कसाय रस है, ये इसमें रस है, अभी इसमें मधुर रस नहीं आया है, तो वो क्या हुआ, संपन्न विरोधी। यानी कि रस की पूर्णता से उत्पन्न नहीं है, या उत्पन्न होने के बाद में वो समाप्त हो गया उसका रस पूरी तरह से, तो उसे क्या बोलते हैं, संपद विरुद्ध। जैसे जिन आहार द्रव्यों में रस पूर्णता उत्पन्न ही नहीं हुई है, रस कंप्लीटली उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं हुआ है मधुर रस, फिर उसका सेवन करना क्या कहलाता है, संपद विरुद्ध कहलाता है। वह विकृत गुण युक्त होता है आहार, और विकृत रस युक्त होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संपद विरुद्ध बोलते हैं। अब आता है विधि विरुद्ध, यानी कि आहार सेवन करने की विधि के विपरीत आहार करना। किसी किसी व्यक्ति का ये होता है सीन कि उसे अकेले में भोजन करना पसंद होता है, और कभी उसको 3-4 लोगों के साथ बिठा दो ना, तो वो भूखा ही रह जाता है, या तो
कि उसे खाना अच्छा ही नहीं लगता है या वो खा ही नहीं पाता है, तो एकांत में भोजन नहीं करना, तो ये उसकी विधि के हिसाब से नहीं है, तो ये विधि के विरुद्ध हो गया। या आहार जो था जीर्ण लक्षण होने से पूर्व ही लक्षण भोजन कर लिया, जो आहार जीर्ण के लक्षण हमने कल पढ़े थे, उद्गार शुद्धि आदि जो थे वो, तो आहार जीर्ण के लक्षण अभी आए नहीं हैं, जठराग्नि दोबारा दित्त हुई नहीं है, उससे पहले अगर खाना खा रहे हैं तो वो विधि विरुद्ध कहलाता है। उसके बाद आती है संतर्पण और अपतर्पण जन्य व्याधियाँ। संतर्पण व्याधियाँ जो होती हैं उनके निदान देखते हैं। निदान क्या है? संतर्पण व्याधियों का निदान होता है आशा सुखे स्वप्न सुखे, पढ़ा होगा, प्रमेय का निदान है। तो प्रमेय एक संतर्पण जन्य व्याधि है कि मैं सब कुछ खा लूँगा, सब कुछ कफ को बढ़ाने वाला ही खाऊंगा, पिच्छल खाऊंगा, पराठे खाऊंगा, लेकिन क्या नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा और खा के सो जाऊँगा, खा के खाऊंगा पीऊँगा और रेस्ट करूँगा, बस कुछ काम नहीं करूँगा, स्ट्रेस नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, तो कौन सी व्याधियाँ होती है? संतर्पण जन्य होती हैं। ठीक है, जैसे स्निग्ध है, मधुर है, कुरु है, पिच्छल है, ये सब कफ को बढ़ाने वाले हैं। इनका आवश्यकता से अधिक सेवन कर रहा है व्यक्ति। नवीन अन्न गुरु होता है, आनुप मांस गुरु होता है, दूध के जो विकार हैं वो, गुड़, दिवा स्वप्न है, खा पी के दिन में सोएंगे हम, ठीक है, तो दिवा स्वप्न कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी परिश्रम नहीं कर रहा है, लोड ही नहीं ले रहा किसी चीज़ की, बस मतलब मस्त है, तो कौन सी व्याधि होगी? इसको संतर्पण जन्य होगी। ठीक है, रोग कौन से होंगे? प्रमेय होगा, पांडु होगा, ज्वर होगा, मूत्रकृच इंपॉर्टेंट है। संतर्पण जन्य व्याधियों में मूत्रकृच आता है। अतिस्थौल्य होगा, मोटापा आ जाएगा, पीड़िकाएँ होंगी, शरीर में भारीपन होगा, सारे दिन तंद्रा की अवस्था में रहेगा, आलस्य आएगा, आम बनेगा, बार बार खाएगा, इंद्रियों में और स्रोतों में क्या होगा? अवरोध होगा, और क्या आएगा? शोफ आएगा। चिकित्सा कैसे करते हैं? आम आदि बन रहा है तो क्या करवाएंगे? वमन करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, और क्या करेंगे? रक्त मोक्षण और स्वेदन करवाते हैं। व्यायाम करवाना है, उपवास करवाना है, धूम्रपान करवाना है, मेडिकेटेड, मधु और हरितकी का प्रयोग करना है साथ में, और रुक्ष अन्न का सेवन करवाना है, यानी अपतर्पण करवाना है इसके अंदर। योग कौन से योग देते हैं? त्रिफलादि क्वाथ देते हैं, मुस्तादि क्वाथ देते हैं, और एक इम्पोर्टेंट है त्रिशुणादि मंत्र देते हैं इसके अंदर। यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें डिजीज़ कौन कौन सी आती है, बस इतना जरूर याद रखना, और एक थोड़ी चिकित्सा देख लेना इनकी। संतर्पणजन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या करवाते हैं? सीधी सी बात है, व्यायाम करवाएंगे, भोजन अगर जीर्ण होने पर ही पुनः भोजन करवाएंगे, ऐसा नहीं है भोजन जीर्ण नहीं हुआ है फिर भोजन करवा रहे हैं, नहीं, यव और गेहूं का नित्य भोजन करवाएंगे उसको। अब आती है अपतर्पणजन्य व्याधियाँ, यानी कि सब कुछ खाएंगे लेकिन घी स्निग्ध द्रव्य नहीं खाएंगे, सारा वात को बढ़ाने वाला ही खाएंगे, और रूखा सूखा खाएंगे, मिर्ची ज़्यादा खाएंगे, तिक्त रस ज़्यादा खाएंगे, कसाय रस ज़्यादा खाएंगे, व्यायाम ज़्यादा करेंगे जिससे शरीर क्या होगा? क्रश हो जाएगा, लेकिन घी आदि द्रव्य बिल्कुल नहीं खाएंगे, चिकने द्रव्य नहीं खाएंगे, मधुर द्रव्य नहीं खाएंगे, और कठिन परिश्रम करेंगे। ठीक है, तो इसमें निदान आएंगे ऐसे। निदान देखते हैं, व्यक्ति कैसा खाएगा? वात को बढ़ाने वाला आहार विहार करता है, रुक्ष तिक्त कषाय रस का सेवन करता है ज़्यादा, रुक्ष द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करेगा, और बहुत ज़्यादा व्यायाम करेगा। कौन कौन से रोग होंगे? मांस का क्षय हो जाएगा, सीधी सी बात होगा, अग्नि बल वर्ण ओज इनका क्रमशः क्षय होता है। ठीक है, कांस होगी, टीबी होगी, अस्थमा होगा, ये सब होंगे, और कांस से संबंधित विकार होंगे। साइड में क्या होगा? शूल होगा, ज़्यादा काम करेगा, साहसिक कार्य, उरशत आदि होंगे, अरुचि होगा, उदावर तो होंगे क्योंकि वात क्या होगी? प्रकोपित होगी, और मूत्रखरच। एक मूत्रखरच व्याधि ऐसी है जो संतर्पणजन्य भी है, अपतर्पणजन्य भी है। ठीक है, उन्माद होगा, प्रलाप होगा, मल मूत्र क्या क्या हो जाएगा? अवरोध जाएगा, जंगा उरुत्रिक प्रदेश में शूल होगा, और वातज विकार होंगे क्योंकि वात वर्धक आहार विहार खा रहा है वो।
अब चिकित्सा अगर देखते हैं तो अपतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा किन के द्वारा की जाती है? संतर्पण के द्वारा की जाती है। खिलाओ पिलाओ उसको। और संतर्पण कितनी तरह से करते हैं? दो, यानी एक तो इमरजेंसी कंडीशन होती है हैं, और एक हाँ भाई टाइम है, अपन धीरे धीरे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आता है, एक तो व्यक्ति इमरजेंसी कंडीशन में आता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ है तुरंत करो रिसक्सेशन, तुरंत मतलब करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है तुरंत। तो एक तो था सद्य संतर्पण, यानी कि सहसा क्षीण व्यक्ति के अंदर, अचानक से क्षीण हुआ है कोई व्यक्ति, उसके अंदर करते हैं। एक है धीरे धीरे वो क्षीण होता गया उसका शरीर, उसके अंदर अपन भी क्या करवाएंगे? अभ्यास से धीरे धीरे करके उसमें क्या कहते हैं? संतर्पण करवाते हैं। तो अभ्यास से जो मनुष्य धीरे धीरे क्षीण हुआ है उसके अंदर करवाते हैं। मांस रस खिलाएंगे उसको, दूध घी अभ्यंग बस्ती ये सब करवाते हैं, क्योंकि बस्ती क्या करती है? वात को हरने के लिए श्रेष्ठ होती है। शर्करा आदि मंत्र, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? पिपली होनी चाहिए, तेल, घी, शहद, शर्करा, इन पांचों की क्या होती है? समान मात्रा होती है। और इससे दुगना क्या होता है? इन पांचों से क्या दुगना क्या होता है? सत्तू होता है। ठीक है। फाणित, फाणित क्या करती है? भ्रंगण करती है, लेकिन अवश्य होती है। ठीक है। सत्तू, घी, दधी का मंड, यानी दधी का ऊपर वाला भाग मलाई जिसे बोलते हैं वो, और कांजी से क्या होता है? मूत्रक्रज और उदावृत का क्या होता है? नाश होता है। तो इन सब का क्या करवाना है? संतर्पण जन्य रोगों में सेवन करवाना है। इम्पोर्टेंट है, अब जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। फूड बॉर्न डिजीज आती है एग्जाम में, हालांकि अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन कभी मतलब इम्पोर्टेंट है, वैसे आ सकती है। अभी तक नहीं आई है लेकिन आ सकती है। फूड बॉर्न डिजीज़ यानी कि आहार के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और उनके से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो ये है, तो ये यहाँ है, लेकिन एक बीच में एक टॉपिक आ गया है कि विरुद्ध आहार जो हमने किया है पीछे, विरुद्ध आहार हमने पढ़ा है, उससे क्या क्या रोग होंगे वो है, देखते हैं। नपुंसकता, स्टेरिलिटी आती है, ब्लाइंडनेस आती है, अंधा हो जाएगा व्यक्ति विरुद्ध आहार करेगा तो, उन्माद, उन्माद, मद, मूर्छा आदि रोग होते हैं। जलोदर, एसाइटिस हो जाएगा, आदमान, आम विष, ग्रहणी, अम्लपित्त और ज्वर, विसर्प, कुष्ठ, क्लास, स्किन डिजीज तो पहले होंगी विरुद्धार से, पांडु होगा, शोथ होगा। तो कुछ कुछ नाम जैसे स्किन डिसऑर्डर है, और जितने भी नाम तुम्हें याद आ रहे हैं वो सब लिखिए ना, बस ये दो याद रख लेना। चिकित्सा, वमन विरेचन करवाना है, 3 होती है इसकी चिकित्सा, वमन विरेचन संशमन। ठीक है, ये 3 चिकित्सा इसकी होती है। और क्या करना है? रोगी के विरोधी औषधियों का प्रयोग करना है, यानी निदान का परिवर्जन करवाना है, और रसायन औषधियों का सेवन करवाना है। विरुद्ध आहार अगर स्वस्थ पुरुष को और जिस व्यक्ति की अग्नि दीप्त है उसको, और यदि युवा पुरुष को और जो सातम्य हो गया है ऐसे व्यक्तियों को, और अल्प मात्रा में जो उसका सेवन करता है, और व्यायाम से जो व्यक्ति बलवान है, ऐसे पुरुष को कभी भी विरुद्धाहार हानि नहीं पहुंचाता। वो विरुद्धाहार भी करेंगे तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आती है फूड बॉर्न डिजीज, ये वाली देखते हैं। फूड बॉर्न डिजीज जैसे कि 2 तरह से होती हैं, 2 कारण होते हैं फूड बॉर्न डिजीज के। एक बार रफली बात करते हैं अपन ऊपर से। फूड बॉर्न डिजीज जो होती है, एक तो होता है इन्फेक्शियस एजेंट के कारण, जो कि हमारे खाने में ऊपर से आते हैं। इन द सेंस जैसे टाइफाइड है, उसका बैक्टीरिया आया, फूड पॉइजनिंग हुई हमारे अंदर, कॉलेरा हुआ, हैजा वगैरह हुआ, इसके लिए हेपेटाइटिस, एमोबोसिस, ये सब क्या है? फूड के अंदर इन्फेक्शन होने से, फूड का इन्फेक्शियस एजेंट से युक्त होने के कारण होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। एक होता है कि टॉक्सिक एजेंट होता है हमारे, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले से ही मार्केट से जब हम लेके आते हैं तो उसके अंदर सोता ही रहता है वो, और जब खेत में यानी कि फील्ड में जब जहाँ अनाज उगाते हैं वहाँ जब रहता है ना, वो उत्पन्न होता है, उसके अंदर पहले से ही व्याप्त होता है। उसके कारण क्या होती है? विषाक्तता होती है हमारे शरीर के अंदर, उसके कारण हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन 2 कारणों से क्या होती है? फूड बॉर्न डिजीज होती है। ठीक है, एक एक कारण को एक एक करके हम समझेंगे, देखते हैं।
ये बीमारियां मुख्यतः सामान्यतः संक्रामक अवयव यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट जैसे टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, इन सब के कारण होते हैं। ठीक है। और दूसरा विषाक्त अवयव जैसे टॉक्सिक एजेंट इन सब से होती हैं, जो भोजन के द्वारा क्या करती है, शरीर में प्रवेश करती हैं। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन पहला पढ़ते हैं, जो विषाक्त अवयव हैं, इनके कारण विषाक्त अवयव जो क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से ही उस भोजन के अंदर विषाक्त अवयव जो हैं वो उत्पन्न रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनके कारण किस तरह से होती है वो पढ़ते हैं हम, कि विषाक्त पदार्थों से जनित बीमारियाँ, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन कैसे होता है। तो इसमें पहला है विषाक्त अवयव में से उत्पन्न बीमारियों में पहला पॉइंट है ड्यू टू नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन इन सम फूड, यानी कि कुछ पदार्थों में प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनके कारण टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में कैसे होती है, उसके कारण हमारे बॉडी में डिजीज़ कैसे होती है, उसके कारण देखते हैं। देखो पहला है लेथरिज्म। देखना लेथरिज्म क्या होता है कि लेथरस सटाइवस यानी ये केसरी दाल सुनी होगी आपने, ये एक प्रकार की दाल होती है। इसका अगर व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक और लंबे टाइम तक अगर इसका सेवन करता है ना, तो इसके से क्या होती है, व्यक्ति के अंदर पैराप्लेजिया हो जाता है, और क्या होता है, न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इस दाल का सेवन करने से इस दाल के अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, और न्यूरोटॉक्सिन BOAA होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, हमारे जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं इसको डेस्ट्रॉय करता है, और डेस्ट्रॉय करने के कारण प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ता रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और पैराप्लेजिया यानी कि लोअर लिम्ब जो होता है इसके अंदर पैरालाइसिस हो जाता है, दोनों लोअर लिम्ब में पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लेथरिज्म। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लेथरस सटाइवस नाम की एक दाल होती है जिसे केसरी दाल कहते हैं। इसका अगर ज़्यादा सेवन करते हैं, हम ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पैराप्लेजिया यानी कि लोअर लिम्ब का पैरालाइसिस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन BOAA बीटा ऑक्जेलिल एमिनो एलेनिन इस प्रकार का एक विषाक्त द्रव्य उसके अंदर पहले से ही नेचुरली प्रेजेंट है ये, जिसके कारण ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये क्या करता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है इसके कारण, और इससे क्या होता है, न्यूरॉन्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिससे एक बीमारी होती है, और ये कैसी होती है, प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, नॉन प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, परमानेंट है, कभी सही नहीं हो सकती। स्पास्टिक पैराप्लेजिया होता है, यानी कि लोअर लिम्ब के अंदर पैरालाइसिस होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूरोलेथरिज्म या लेथरिज्म बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक एसाइटिस। एंडेमिक एसाइटिस यानी कि जलोदर की महामारी आई थी, उसे देखते हैं। एंडेमिक है, एक एपिडेमिक है। इन सब में, इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे आगे, तब पढ़ेंगे पेपर सेकंड के अंदर। आप में इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि एंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है, कितनी कितनी पॉपुलेशन में ये होता है, तब तो ये एंडेमिक होती है, तब ये एपिडेमिक होती है। ठीक है, यानी कि एंडेमिक एसाइटिस क्या है कि MP के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, सरगुजा नाम का एक जिला है, उसके अंदर क्या हुआ, एक महामारी आई थी। इस महामारी के अंदर क्या होता है कि एक खरपतवार होता है। खरपतवार मतलब जैसे जो होती है ना, रोड होती हैं उसके साइड में ये लगे रहते हैं ना, या रोड के साइड में पेड़ पौधे से लगे रहते हैं, ये खरपतवार टाइप के होते हैं। और हमारे खेतों के अंदर जब हम सब्जियां वगैरह या फिर अनाज वगैरह उगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, निनाण जानते हो, तो निनाण करते हैं। तो निनाण करते क्यों है, उस खरपतवार को हटाने के लिए। ठीक है, तो एक क्रोटोलेरिया नाम का खरपतवार जो तो क्या करते हैं, इनके बीजों के अंदर पाया जाता था क्या, पायरोलिजिडिन एल्केलॉइड नाम का एक पाया जाता था, जो कि क्या था, हिपेटोटॉक्सिन होता है। हिपेटोटॉक्सिन होता है जिसके कारण क्या होता है, शरीर में एसाइटिस होता है। और यह बीमारी जो थी, और ये खरपतवार कहाँ उगता था, बाजरे के खेतों में, बाजरे के अंदर होता था। बाजरे के जो बीज थे ना, उनके अंदर उत्पन्न हो जाता था।
ठीक है, और उसके साथ मिक्स हो जाता था। बाजरे के खेतों में ये खरपतवार मिक्स होता था और इस खरपतवार के बीजों के अंदर क्या होता था, ये जो था वो एल्कलॉइड होता था। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीज तो क्या करते थे, बाजरे में चले ही जाते हैं ना, तो उसके अंदर मिक्स हो जाता था और हमारे अंदर क्या हुई, बीमारी उत्पन्न हुई जिसे बोलते हैं एसाइटिस, एंडेमिक एसाइटिस, जिसके कारण क्या हुई, एक महामारी आई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको कि एंडेमिक एसाइटिस जो थी, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट था एमपी का, 1973 से 1976 तक 1973 से 1976 तक एक महामारी आई थी। उसके अंदर क्या होता कि एक क्रोटोलेरिया खरपतवार होता है, उसके बीजों में एक एल्कलॉइड पाया जाता है पायरोलिजिडीन नाम का, जो कि हिपेटोटॉक्सिन होता है, सीधा लीवर पे इफेक्ट करता है ये। और यह खरपतवार जो था, ये क्रोटोलेरिया जो था वो कहाँ था, यह खरपतवार के बीज जो थे बाजरे के अंदर में मिक्स हो गए थे, बाजरे के साथ मिक्स हो गए थे, बाजरे के साथ मिक्स हो गए थे, जिसके अंदर क्या हुआ था, एसाइटिस हो गया था। अब आता है एपिडेमिक ड्रॉप्सी, जानपदिक जलशोफ। ड्रॉप्सी मतलब कि पैरों में शोफ हो गए थे। सबसे पहले स्वेलिंग आती थी पैरों में, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलती थी और कार्डिक फेलियर होता था और व्यक्ति की एक साथ डेथ होती थी। ऐसी भी एक महामारी आई थी। अब ये क्या है वो देखते हैं। हमारे मार्केट के अंदर क्या करते हैं, ऑयल जो आता है ना उसकी मिलावट कर देते हैं। जैसे सरसों के तेल के अंदर किसकी मिलावट, आर्जिमोनन ऑयल जो होता है उसकी मिलावट कर देते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। आर्जिमोन जो ऑयल होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एल्कोलॉइड होता है जो कि टॉक्सिक होता है, जो कि क्या करता है, हमारे अंदर पायरुविक एसिड जो होता है उसके ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता, उसे रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, सबसे पहले स्वेलिंग शुरू होती है हमारे पैरों के अंदर। दोनों लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आती है और किसके साथ में, डायरिया भी होता है साथ में, स्वेलिंग विथ डायरिया। एंड इससे क्या होता है, धीरे धीरे कार्डिक फेलियर होता है और क्या होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ऐसी एपिडेमिक जो थी वो आई थी। देखते हैं एपिडेमिक ड्रॉप्सी क्या होती है। आर्जिमोनन ऑयल जो होता है उसका कंटामिनेशन यानी कि मिलावट किसमें, सरसों के तेल, तिल तेल आदि जो थे, दूसरे तेल थे, इनमें करने के कारण ये महामारी आई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्जिमोनन जो ऑयल होता है उसके अंदर टॉक्सिक एल्कलॉइड होते हैं जो कि पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिससे सर्वप्रथम दोनों पैर में इसका सिम्टम क्या होता था, दोनों पैर में स्वेलिंग आएगी विथ डायरिया और धीरे धीरे क्या होगा, कार्डिक फेलियर होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर पूरी बॉडी को नहीं हो पाती है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये था हमारा पहला रीजन। क्या रीजन, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन इन सम फूड। दूसरा है, अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो वापस ज्वाइन करना है आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट है ये, हाँ, दूसरा, टॉक्सिन किन के द्वारा प्रोड्यूस होगा, जो फूड के अंदर बैक्टीरिया, जो आहार भोजन जो होता है उसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, मतलब एल्गी है और पॉइजन है, उनके द्वारा। जैसे अगर ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस सर्टेन फंजाई, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एफ्लोटॉक्सिन या इरकोट नाम की बीमारियां होती हैं। ठीक है, और ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई सम बैक्टीरिया, जिसके अंदर बोटुलिज्म और कौन सा, सिफेलोकोकस पॉइजन्स होते हैं। फूड बोर्न केमिकल पॉइजनिंग, जिसके अंदर जैसे मेटल पॉइजनिंग आदि जो होती है, जैसे हैवी मेटल जो होती हैं, जिसके अंदर क्या होती है, मर्क्यूरी बाई फिश के थ्रू क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, मर्क्यूरी जाता है, एचजी जाता है, जिससे क्या होता है, हेवल मेटल पॉइजनिंग। पढ़ोगे आप, मर्क्यूरी पॉइजन अगत तंत्र के अंदर आएगी। ठीक है, एस्बेस्टोस होती है, एस्बेस्टोस भी अपन पढ़ेंगे सेकंड के अंदर, पेपर सेकंड में एस्बेस्टोस जो है उसका डिटेल से वर्णन है, डिटेल से समझाया है, वो पढ़ेंगे हम। पेस्टिसाइड जो होती हैं, जो डीडीटी है, जो छिड़काव करते हैं फसल के अंदर, उनके द्वारा भी क्या होती है, और बीएससी जो होती है, इनके द्वारा क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर पॉइजनिंग होती है। और ये जो डीडीटी है, पेस्टिसाइड है, इनके द्वारा किस तरह से पॉइजनिंग होती है, इसका वर्णन अगत तंत्र में किया गया है।
अब पढ़ते हैं फूड बॉर्न इन्फेक्शंस, यानी कि संक्रामक अवयव के द्वारा किस प्रकार की बीमारी होती है। जैसे अगर बैक्टीरिया के द्वारा अगर खाद्य क्या हमारा संक्रमित है तो टाइफाइड होगा, साल्मोनेला टाइफी के कारण, फूड की पॉइजनिंग हो सकती है, कोलेरा हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है या स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वायरल के द्वारा अगर हमारा फूड जो है वो इन्फेक्टेड है तो जिसके अंदर हिपेटाइटिस हो सकता है हमारे अंदर, और पैरासाइट्स के द्वारा अगर हमारा फूड इन्फेक्टेड है तो एमीबोइसिस या फिर एस्क्लेरोसिस हो सकती है। तो ये थी फूड बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं षड्रसयुक्त भोजन का महत्व, कि अगर हम 6 रसयुक्त भोजन का सेवन करते हैं तो क्या होता है, इनका अभ्यास करने से क्या होता है। भोजन जो होना चाहिए हमेशा षड्रसयुक्त ही भोजन करना चाहिए, ठीक है। भोजन में 6 रसों का नियमित सेवन करना चाहिए। सभी रसों का अभ्यास करने से क्या होती है, बल की वृद्धि होती है। अगर एक रस का सेवन करते हैं तो उसे अवर सातम्य कहते हैं, अगर 2 से लेकर 5 रस का सेवन करते हैं तो उसे मध्यम सातम्य कहते हैं, और वहीं अगर सभी रसों का सेवन करते हैं तो उसे प्रवर सातम्य कहते हैं। भोजन के आरंभ में तो मधुर रस, और मध्य में अम्ल और लवण रस का, और अंत में कटुतिक्त रस कसाय रस का सेवन करना चाहिए। लास्ट ईयर जब मैंने डीजी पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने इसका रीज़न भी बताया था, और ये सब मैंने डिटेल से पढ़ाया था। मधुर रस डीजी के अंदर आ गया, आप पढ़ के आ चुके हैं ये, कि सबसे पहले मधुर रस का सेवन क्यों करते हैं, क्योंकि वात जो बड़ी होती है उसका शमन करने के लिए। अम्ल और लवण रस पित्त को बढ़ाने के लिए करते हैं, और वहीं कटुतिक्त कसाय वात के कटुतिक्त कसाय रस का सेवन किसके लिए करते हैं, लास्ट के अंदर करते हैं। बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट है। संतुलित आहार क्या होता है, आता है इसका क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है। बैलेंस डाइट वो होती है, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित रहें और प्रॉपर अनुपात में रहें, ठीक है, उचित अमाउंट में रहे, उचित मात्रा में उस भोजन में संतुलित पोषक तत्व जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रहने चाहिए। ऐसा भोजन बैलेंस डाइट कहलाता है या संतुलित आहार कहलाता है। जैसे कि बैलेंस डाइट इज़ वन विच प्रोवाइड्स, जो हमें प्रोवाइड करवाती है ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रॉपर प्रोपोरेशन, यानी कि बैलेंस डाइट वो होती है जो हमें क्या कर प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है भोजन के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट में, जितनी हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से, और प्रॉपर प्रोपोरेशन उचित अनुपात में जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, टोटल कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, यानी 50 से 60% कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, और प्रोटीन से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 10 से 15% जो कैलोरी है हमें किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन से, और फैट से हमें कितनी जो कैलोरी है 20 से 30% प्राप्त होती है, और साल्ट जो होना चाहिए हमें 5 ग्राम पर डे से कम लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे डाइटरी फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन सी है, राइबोफ्लेविन है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो फ्री रेडिकल जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, देखो लिखा ना, ये फ्री रेडिकल डैमेज से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक होता है फाइटोकेमिकल, जो कि क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनको डैमेज होने से रोकते हैं। 5 नंबर में नहीं आता है इसका क्वेश्चन, 2 नंबर में आएगा तो। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी भोजन के अंदर भोज्य अवयव जो होते हैं आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो, और उससे उपयुक्त मात्रा में हमें हमारे शरीर को कैलोरी प्राप्त हो। जैसे कि बताया गया है कि चावल जो होना चाहिए हमें 640 ग्राम यानी 1 प्रस्त लेने ही चाहिए। दाल जो होनी चाहिए 160 ग्राम यानी कि 1/4 प्रस्त, यानी चावल की चौथाई भाग लेनी चाहिए। और नमक हमेशा 10 ग्राम यानी इसको 5 ग्राम पर डे कर लेना है इसको, ठीक है। और हरी सब्जियां हमें 480 ग्राम की मात्रा में लेनी चाहिए। उसके बाद है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
एक बार आप वापस ज्वाइन कर लीजिए, टाइम आउट होने वाला है इसके लिए। तो वापस ज्वाइन करते हैं एक बार यहीं पे इसको एंड करके।